मेरे प्यारे साथियों, तो आज मैं आपकी क्लास 5 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम बात कर रहे हैं। क्लास 5 तो बच्चों, अगर आप 11th के स्टूडेंट हो और नीट 2027 वाले हो तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो कॉन्सेप्ट को सीखते हैं आज हमारी। इससे पहले मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पहले क्लासेस आपने देख ली होंगी। तो मेरा नाम डॉक्टर आशीष गुप्ता है और मैं आपके साथ यहाँ पर स्पेसिफिकली नीट और 11th को यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कोगुलेशन ऑफ ब्लड यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है। तो देखो बच्चों, जब मैं पूरी एक एनसीईआरटी को ही यहाँ पर हम टारगेट कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा जब कोई बॉडी में कोई इंजरी होती है या ब्लड वेसल डैमेज होती है तो आपने देखा होगा इनिशियल लेवल पर तो ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूस ब्लड लॉस नहीं हो रहा होता है। एक सर्टेन टाइम के बाद ब्लड का लॉस बंद हो जाता है क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक थक्का जम जाता है जिसको आप बोलते हो ब्लड क्लॉट। तो देखना, ये हमारी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है। पहले मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन भी साथ के साथ दिखाऊंगा और उसको फिर एक्सप्लेन भी करूंगा। ये टारगेट है। तो coagulation of blood, you know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. आपने देखा है बिल्कुल इनिशियल लेवल पर तो ब्लड लॉस हो रहा है, लेकिन वो एक लॉन्गर टाइम के बाद नहीं होता है। एक सर्टेन टाइम के बाद वो बंद हो जाता है। यूजुअली द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। भाई क्वेश्चन ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। डू यू नो व्हाई? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉडी के पास एक इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है ब्लड को क्लॉट करने की। तो हमने कहा ब्लड एग्जिस्ट कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा। अगर कोई ट्रॉमा हो जाए, इंजरी हो जाए, तो उसको रिस्पॉन्ड पर यहाँ पर बॉडी के पास एक ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म एग्जिस्ट करती है। ये मैंने आपको एनसीईआरटी की लाइन ही यहाँ पर क्या कर दी है, आपको रिप्रेजेंट की है अभी। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ये मैकेनिज्म होगी कैसे। तो अब हमको पढ़ना है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो यहां पर हम बोलेंगे एक ऐसी मैकेनिज्म जो प्रिवेंट करेगी एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। भाई इंजरी हुई है, कट लगा है, ट्रॉमा हुआ है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो उस एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड को रोकना है। सो टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ये मैकेनिज्म बच्चों क्या कहलाएगी, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, या इसी को बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। सो you would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of cut or an injury over a period of time। तो देखा होगा वहां पर आपने छोटा सा एक ब्लैक डार्किश ब्राउन कलर का थक्का आपको वहां पर जमता हुआ नजर आ रहा होता है, उसी को बोला गया डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ कट। ठीक है, इट इज अ क्लॉट और कोगुलेशन फॉर्म्ड मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फिब्रिन इन विच डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड आर ट्रैप्ड। अब मैं यहां से आपको एक एक करके चीजें समझाता हूं। ठीक है, ये तो हमने एनसीईआरटी की लाइन देख ली है। तो आओ बात करते हैं। तो अब हमने कहा, जरा आप अच्छे से चीजों को समझेंगे, हम बात कर रहे हैं ब्लड कोगुलेशन की। तो हमने कहा कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो इसकी एक मीनिंग तो आ गई, ये एक ऐसी मैकेनिज्म है जो ब्लड के लॉस को क्या करेगी बच्चों, प्रिवेंट करेगी। प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस, प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, ये आपको सबसे पहले बोलना है। ये एक ऐसी मैकेनिज्म है जो बॉडी के एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड को रोकने का काम करेगी। अब ये कब होगी इन रिस्पॉन्स, ऐसा तो है नहीं हमेशा ये होगी। ये मैकेनिज्म कब एक्टिवेट होगी, ये मैकेनिज्म कोई जब ब्लड इंजरी होगी, ट्रॉमा होगा, वो इसके लिए एज ए स्टिमुलेटरी फैक्टर काम करेगा। तो अकर्स इन रिस्पॉन्स टू इंजरी एंड ट्रॉमा, अकर्स in response to any injury oblique trauma। ठीक है, ये बच्चों आपके दिमाग में होना चाहिए। अब याद करो, हमने जब हम इनिशियल 3rd-4 क्लास पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जो प्लाज्मा होते हैं उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, याद आना चाहिए। और वो क्लॉटिंग फैक्टर जनरली इनएक्टिव फॉर्म पर होते हैं। तो वही क्लॉटिंग फैक्टर्स और यहाँ पर प्लेटलेट्स कहीं ना कहीं इस मैकेनिज्म को लीड करने वाले हैं। तो क्वेश्चन बन गया, कौन इसको लीड करने वाला है, कौन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्लॉटिंग फैक्टर्स जो जनरली इनएक्टिव फॉर्म पर प्लाज्मा में होते हैं, और साथ के साथ प्लेटलेट्स जो अपने आप में सिक्रीटरी इन नेचर होते हैं, तो वो इसमें काम करने वाले हैं। तो आपने कहा प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर कौन रोल प्ले करेगा, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं, प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर्स
प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर्स बच्चों कैसे हैं, इनएक्टिव फॉर्म पर प्रेजेंट होते हैं, ये ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म पर एग्जिस्ट करते हैं, इनको एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ेगी। और कौन है, एंड प्लेटलेट, जिनको बच्चों आपने थ्रोम्बोसाइट्स बोला था, प्लेटलेट्स प्ले अ क्रूशियल रोल, प्ले अ क्रूशियल रोल, ये एक इंपॉर्टेंट रोल यहां पर बच्चों प्ले करने वाले हैं। और ये इवेंट एक एंजाइम लिंक्ड इवेंट होगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक्टिवेशन होगा, मतलब एक एक्टिवेट होगा, उसने दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट किया, दूसरे ने तीसरे को एक्टिवेट किया, चौथे ने, इस तरह से एक सीरीज ऑफ इवेंट चल रही है। इस सीरीज ऑफ इवेंट को बोलते हैं कैस्केडिंग इवेंट, और ये एक एंजाइम लिंक्ड इवेंट होगा। तो आपने अगला पॉइंट ये भी देखना है कि यहां पर क्या होगा, सीरीज ऑफ एंजाइम लिंक्ड रिएक्शन, ये लाइन बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखी गई है, सीरीज ऑफ एंजाइम लिंक्ड रिएक्शन, ध्यान रखना इस लाइन को, एनसीईआरटी की लाइन है। यहां पर एक सीरीज चलेगी किसकी, ऑफ एंजाइम लिंक्ड, सीरीज ऑफ एंजाइम लिंक्ड रिएक्शंस, और इसको हम क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग एक्शन या कैस्केडिंग प्रोसेस। तो ये एक कैस्केडिंग इवेंट है, कैस्केडिंग इवेंट। बच्चों ध्यान रखना, कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एक्टिवेशन। तो यहां पर आपने कहा फाइनली इन सब चीजों से आपने कहा ब्लड क्लॉट बनेगा। और बुक में अभी मैंने आपको बताया था ब्लड क्लॉट को बोला गया है कि एक डार्क रेडिश ब्राउन का स्कम है, डार्क रेडिश ब्राउन स्कम, डार्क रेडिश ब्राउन स्कम थक्का, ठीक है, ये है। तो इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉट या ब्लड कोगुलम, इसी को ध्यान रखना, ब्लड कोगुलम भी बोलते हैं, ये बुक में सब मेंशन किया गया है, इसी को ब्लड कोगुलम भी बोला गया है। तो ये मैंने सारे वो पॉइंट बच्चे आपको लिए लिख दिए हैं जो हमारी बुक में मेंशन किए गए हैं। एक बार अभी आप देखो, अभी हमने यहाँ पर ये देखना, एक बार यहाँ पर अभी हमने बात भी की थी, तो आप देखो ये लिखा हुआ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम, इसी को तो क्लॉट बोल रहे हैं, फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ कट और इंजरी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पर क्लॉट और कोगुलम, ये देखना क्लॉट को ही क्या बोला गया है, कोगुलम, फॉर्म्ड मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फिब्रिन। अब हम बात करते हैं फिब्रिन क्या होता है, कैसे ये एक नेटवर्क बनाएगा, और इस नेटवर्क में डिफरेंट आपके क्या होंगे, डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड्स क्या होते चले जाएंगे, ट्रैप होते चले जाएंगे, यही क्लॉट कहलाएगा। आओ बात करते हैं, होपफुली यहां तक बात क्लियर होगी। चलो फिर इसके बाद ये पॉइंट आपने, होपफुली ये पॉइंट सारे क्लियर है, फटाफट से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कोगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब है जो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है वो बॉडी से जो हो रहा है उसको रोकना है, प्रिवेंट करना है। और ये किसके रिस्पॉन्स, ऐसा कब होगा, जब बॉडी में कोई ब्लड वेसल इंजरी हुई है, कोई ट्रॉमा हो रहा है, तभी ऐसा होगा, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लाज्मा क्लॉटिंग, फिर आपने कहा जो प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर्स रोल प्ले करेंगे और प्लेटलेट्स रोल प्ले करेंगे। प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर हमारे प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म पर पहले से एग्जिस्ट करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। ये सीरीज आपकी क्या एक एंजाइम लिंक्ड कैस्केडिंग इवेंट है। और फाइनली यहाँ पर जो क्लॉट बनेगा उस क्लॉट को कोगुलम बोलते हैं, और उसका नेचर कैसा होगा, वो एक डार्क रेडिश ब्राउन स्कम कहलाएगा। आओ अगला पॉइंट, अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या है, एक थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग फैक्टर होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। वो थ्रोम्बोप्लास्टिन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्लॉटिंग फैक्टर तो इनएक्टिवेट स्टेट में होते हैं बच्चों, तो इनको कहीं ना कहीं एक्टिवेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने कहा कि हमारे पास क्या है, एक थ्रोम्बोप्लास्टिन है, एक क्लॉटिंग फैक्टर है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ये क्या है, इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर है ये एक इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर है बच्चों, इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर है। और जब आप थोड़ा सा हायर उसमें जाओगे तो क्लॉटिंग फैक्टर्स को नंबरिंग दी जाती है, रोमन नंबर दिए जाते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे, जैसे आपने पढ़ा था एक फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर 1 होता है, ठीक है। तो ये आपने कहा एक इनएक्टिव थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर है। तो ये सबसे पहले क्या होगा, ये एक्टिवेट होगा, और ये क्या होगा, ये एक्टिवेट होगा किसकी वजह से, तो आपने कहा ये एक्टिवेट होगा, तो आपने कहा थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो ध्यान रखना ये एक्टिवेट होगा किसमें, थ्रोम्बोकाइनेस की हेल्प से। तो सबसे पहले आप देखो ये आपका क्या होगा, यहां पर आपका ये क्या काम करने वाला है, ये आपका थ्रोम्बोकाइनेज, देखना एक बार, थ्रोम्बोकाइनेज ये एक एंजाइम है बच्चों, ये एक एंजाइम है, ये ध्यान में रखना। ये
एक एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या काम करने वाला है? ये थ्रोम्बोकाइनेज एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं। ये प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट कर रहा है इसको? थ्रोम्बिन में। इसको इसने किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया और ये बन गया क्या? एक एक्टिव फॉर्म। ये एक्टिव फॉर्म पे कन्वर्ट हो चुका है। ये एक्टिव फॉर्म पर कन्वर्ट हो चुका है। ये अब ये थ्रोम्बिन क्या कर रहा है? ये थ्रोम्बिन करेगा फिब्रिनोजन को फिब्रिन में एक्टिवेट कन्वर्ट। फिब्रिनोजन को ये इसने किस में कन्वर्ट कर दिया? इसने कन्वर्ट कर दिया फिब्रिन में। किस में कन्वर्ट कर दिया? फिब्रिन फाइबर में। फिब्रिन फाइबर में एक नेटवर्क बना दिया और इस फिब्रिन फाइबर में क्या होगा? इस फिब्रिन फाइबर में यहां पर अब डिफरेंट जो डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं बच्चों, वो आके क्या होने लग जाएंगे? ट्रैप होने लग जाएंगे और ये कहलाएगा आपका क्लॉट। किसका क्लॉट बना? ये क्लॉट बना बच्चों फिब्रिन का क्लॉट। अब मैं एक बार इसको पहले समझा रहा हूं, अभी बस 2 मिनट पेशेंस रखना। जरा आप एक बार ये देखो, सबसे पहले हमारी लाइन, मैं एक बार एनसीईआरटी की लाइन भी पढ़ा रहा हूं आपको ताकि आपके दिमाग में चीजें क्लियर रहें। सबसे पहले लिखा हुआ है फिब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। तो आप देखो क्या हमने लिखा अभी, फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है बाय द एक्टिव बाय थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। यही हमारी लाइन लिखी हुई है। इसके बाद थ्रोम्बिन्स इन टर्न आर फॉर्म्ड। अब आप क्वेश्चन ये कि ये जो थ्रोम्बिन जो आया ये कहां से आया? आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन कैसे बन रहा है? प्रोथ्रोम्बिन से बन रहा है। तो आप देखो ये प्रोथ्रोम्बिन सबसे पहले कन्वर्ट हो रहा है थ्रोम्बिन में और वो थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन फाइबर में कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा, अगली लाइन, एक और लाइन है, an enzyme complex thrombokinase is required for the above reaction। above reaction कौन सी है? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्जन कौन कर रहा है? थ्रोम्बोकाइनेज कर रहा है। देखो यही लिखा हुआ है an enzyme complex thrombokinase is required for the above reaction। तो आप देखो क्या हमने यही बनाया है above reaction। ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम किसका है? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का है। ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है तो हम इसको पूरा लिख देते हैं एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों। उसके बाद आप देखो अगली लाइन क्या कह रही है, दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन कैस्केड प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट द प्लाज्मा। तो ये जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये कैस्केडिंग इवेंट से एक्टिवेट हो रहा है और उसके बाद आपने कहा ये कहानी आपको ध्यान में रखनी है। तो आपने सबसे पहले क्या कहा? This complex is formed by a series of linked enzymatic reaction cascade process involving a number of factors present in the plasma in inactive state। तो सबसे पहले आपने देखा इससे पहले भी कहीं ना कहीं ये जो एंजाइम एक्टिवेट हो रहा है एक कैस्केडिंग इवेंट यहाँ पर क्या चल रही है? चल रही है। तो आप देखो, so an injury or trauma stimulate the platelets in the blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulation। तो आप अभी मैंने आपको सबसे पहले लिखाया था कि भाई स्टिमुलेटर कौन है? ये प्लेटलेट्स, यानी कि इंजरी या ट्रॉमा का होना प्लेटलेट्स को रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी देगा कि प्लेटलेट्स क्या कर रहे हैं? सर्टेन फैक्टर्स रिलीज कर रहे हैं जो कोगुलेशन की मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगा। सर्टेन फैक्टर्स रिलीज बाय टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी आल्सो कैन इनिशिएट कोगुलेशन। तो कुछ टिश्यू एट द टाइम ऑफ इंजरी टिश्यू भी सर्टेन फैक्टर्स रिलीज कर रहे हैं जो इस मैकेनिज्म को स्टार्ट करेंगे। और ध्यान रखना कैल्शियम आयन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम आयन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लॉटिंग। तो हमने यहाँ पर दिखाया नहीं है लेकिन आप ध्यान रखना ये पूरी सीरीज में कहीं ना कहीं कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यानी कि आपने कहा यहाँ पर कैल्शियम भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब एक बार सिंपल सा फ्लो देखते हैं। ये है पूरी कहानी, आपको ये ध्यान में रखनी है भाई, आपको अल्टीमेटली फिब्रिन फाइबर तैयार, फिब्रिन का एक नेटवर्क तैयार करना है। इस फिब्रिन फाइबर, इस फिब्रिन नेटवर्क में जो आपके डैमेज्ड ब्लड वेसल, जो आपके डैमेज्ड आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो आके यहाँ पर ट्रैप होने वाले हैं और यही कहलाता है क्या? ब्लड क्लॉट। तो ये किसका क्लॉट है? फिब्रिन का क्लॉट है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमने क्या बात की है कि हमने ये कहा कि मान लेते हैं कि कोई यहाँ पर इंजरी हुई है और उस इंजरी की वजह से आपने कहा कि क्या हुआ? उस इंजरी ट्रॉमा की वजह से क्या हुआ है? कहीं ना कहीं आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो कुछ सर्टेन फैक्टर्स रिलीज कर रहे हैं और जो टिश्यू है वो कुछ फैक्टर रिलीज कर रहे हैं जिसकी वजह से मैकेनिज्म स्टार्ट हो रही है।
तो हुआ क्या, एक थ्रोम्बोप्लास्टिन है। तो अभी मैं इसको यहाँ पर ऐसे केवल थ्रोम्बोप्लास्टिन लिख दे रहा हूं ताकि कोई आपको कंफ्यूजन ना हो। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या काम कर रहा है, ये आपका थ्रोम्बो, क्योंकि यहाँ पर एक कैस्केडिंग इवेंट हो रहा है तो एक थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का एक्टिवेशन हो रहा है। ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहा है। ये थ्रोम्बिन जब एक्टिवेट हुआ तो इसने कैल्शियम की प्रेजेंस में फिब्रिनोजन को फिब्रिन फाइबर में कन्वर्ट कर दिया, और इस फिब्रिन नेटवर्क में डिफरेंट आपके जो डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो आके ट्रैप हो गए, और वहां पर साइट ऑफ इंजरी पर क्या बन गया, एक क्लॉट बन गया। इसी को बोलते हैं फिब्रिन क्लॉट। तो नेटवर्क ऑफ फिब्रिन फाइबर है इसमें, जिसमें क्या हो रहा है, तो आपने कहा क्लॉट को हम क्या बोल सकते हैं, जो क्लॉट है क्या भाई बच्चों, क्लॉट क्या है, एक फिब्रिन का नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ फिब्रिन। तो फिब्रिन नेटवर्क, भाई नेटवर्क ऑफ फिब्रिन बोलो या फिब्रिन नेटवर्क बोलो, बात तो एक ही है। फिब्रिन नेटवर्क फाइबर, फिब्रिन नेटवर्क फाइबर है ये, इन विच इसमें क्या ट्रैप हो रहे हैं बच्चों, इसमें डिफरेंट आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स ट्रैप हो रहे हैं, इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट ट्रैप हो जाएंगे, इन विच डेड एंड डैमेज्ड, dead and damaged formed elements are trapped, formed elements are trapped। तो ये बन रहा है आपके पास बच्चों क्या, तो आपने कहा ये एक नेटवर्क बना, ये आपने कहा एक फिब्रिन का नेटवर्क बना, और इसमें डिफरेंट ये आपके डैमेज्ड और डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स यहाँ पर आके क्या हो गए हैं बच्चों, ट्रैप हो गए हैं, ये ट्रैप हो गए हैं ये इस तरह से। तो ये आपका क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है फिब्रिन क्लॉट। तो आपसे अगर आप कोई क्वेश्चन आए तो फिब्रिन क्लॉट क्या होता है तो आप आराम से बता सकते हो। तो ये एक चीज आपको इस तरह से ध्यान रखना है। पूरा मैंने आपको एनसीईआरटी का पैराग्राफ भी पढ़वा दिया, मैंने आपको उसको सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन भी कर दिया। एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे कि एक विटामिन के होता है जो आपका ब्लड कोगुलेशन में क्या करता है, रोल प्ले करता है। ब्लड कोगुलेशन इज, ब्लड कोगुलेशन इज विटामिन के डिपेंडेंट, विटामिन के, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी में नहीं है बट आप ध्यान रखना कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा विटामिन ब्लड कोगुलेशन के लिए इसेंशियल होता है। तो आप अपना आंसर याद रखेंगे क्या, विटामिन के, थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। ये नॉट इन एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी में हमारे नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इतनी आपने, होपफुली आपने ये बातें क्लियर कर ली होंगी। तो ये आज हमारी क्लास 5 पूरी हुई है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड अच्छे से कवर कर लेना। इसके बाद क्लास 6 पे मिलेंगे, और आप मेरे साथ जुड़े रहो, इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।